प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं अवकलज या अवकल गुणांक, यानी कि डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसका प्रयोग हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं, मैथ्स में भी करने वाले हैं और अगले क्लास 12th में भी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि अवकलज कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों आया, और इसको किसने शुरू किया और इसने कितना हम लोग को मैथ्स में बर्बाद किया, कितना ज्यादा हम पे प्रेशर ला दिया यह चैप्टर। लेकिन है इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y बराबर fx, हमने उसका यह ग्राफ खींच दिया, यह एक वक्र उसका आलेख है। अब इस वक्र पर एक बिंदु R लेते हैं। इस R बिंदु से कहते हैं कि एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? जो उस बिंदु से छूकर जाए, उस बिंदु से छूकर गुजरे। तो यह एक आपकी स्पर्श रेखा होगी। अब इस स्पर्श रेखा का कहे समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो और उस पर स्थित एक बिंदु दिया गया है, तो दूसरा इसका ढाल पता होना चाहिए, यानी कि इसका स्लोप पता होना चाहिए। अगर इसका स्लोप पता हो और एक बिंदु दिया हो तो उसका समीकरण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम आई भैया कि ये ढाल निकालेंगे कैसे? यहाँ तो ये नहीं पता है कि ये एक शख्स के साथ कितना झुका है। नहीं तो वही होगा कि पहले इसका आलेख बनाएंगे, फिर उस बिंदु से एक रेखा गुजारेंगे और फिर ये पता करेंगे कि वह एक शख्स के साथ कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तब वहां से हम ढाल निकाल पाएंगे। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम कैसे इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो यही समस्या उत्पन्न हुई कि भैया ढाल निकालने के लिए कौन सा आसान तरीका होगा। किसी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा? इसी समस्या के निदान में दो लोग, कौन कौन से? तो भैया एक आपके न्यूटन थे, जो हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं, यहां भी टांग अड़ा दिए, न्यूटन थे। और दूसरे थे लेबनिज थे, LEIBNITZ, लेबनिज। तो इन दो लोगों के योगदान से ही हम लोग का पढ़ाई का प्रेशर और बढ़ गया और उसमें अवकलज चैप्टर जुड़ गया। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इन दोनों का योगदान रहा तो आपके आगे चल के क्लास 12th में जब जाएंगे तो 44 नंबर का कैलकुलस ऐड हो जाता है आपके चैप्टर में, जो कि लगभग आधा बुक ही है। तो उसमें ज्यादा योगदान हमारे न्यूटन भैया का ही है। साथ ही साथ न्यूटन ने फिजिक्स में भी आप देखे होंगे वेग निकाला, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, वेग निकालना, त्वरण निकालना, वहां पे भी आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर आपके टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं बताएंगे, फॉर्मूले बताकर आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दिए होंगे। तो अभी कंसेप्ट जान लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो यूज कर ही रहे हो, क्लास 12th में भी आपको यूज करना होगा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो एक कंसेप्ट तो हमारा यह क्लियर तो जरूर हो गया कि किसी वक्र पर स्थित स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए ही हम लोग अवकलज का प्रयोग करते हैं, डेरिवेटिव का प्रयोग करते हैं। समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अवकलनीयता के बारे में, यानी कि डेरिवेबिलिटी के बारे में, या डिफरेंशियबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे और में लिख देते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, चलिए इस चीज को समझते हैं, अवकलनीयता क्या होती है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास y बराबर fx एक फलन है। ठीक है, एक फलन दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग यह जानते हैं कि फंक्शन में अगर हम लोग x में परिवर्तन लाएं तो y के भी मान में परिवर्तन आएगा। ठीक है,
y क्या मान में भी परिवर्तन आएगा। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ x बदलेगा उसी हिसाब से y का भी मान बदलेगा, यानी fx का भी मान बदलेगा। ठीक है, x के मान में चेंज आने से y के मान में भी चेंज आएगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना कि x के मान में अल्प परिवर्तन, मतलब एकदम माइनर चेंज, अल्प परिवर्तन, स्मॉल चेंज, अल्प परिवर्तन हम लोग एक करते हैं, अल्प परिवर्तन डेल्टा x है। मतलब x की जगह पे यहाँ पे हम लोग x प्लस डेल्टा x यूज कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का मान क्या हो जा रहा है, x प्लस डेल्टा x है। मतलब कि x के मान में हम माइनर चेंज डेल्टा x कर रहे हैं, यानी x का मान जो है हम लोग x प्लस डेल्टा x कर रहे हैं, तो y के भी मान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माना y के मान में परिवर्तन क्या है, डेल्टा y है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं तथा y का मान संगत मान, y का मान जो है, y का नया संगत मान या नया मान कह सकते हैं, y का मान जो है, y का मान क्या हो जा रहा है आपका y प्लस डेल्टा y है। समझ गए ना। चलिए, कहने का मतलब यह है कि अगर x में x की जगह डेल्टा x लिखा जा रहा है, तो y के मान में परिवर्तन अगर डेल्टा y है तो y का मान क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। मतलब यह हुआ कि y प्लस डेल्टा y जो है बराबर हो जा रहा है fx प्लस डेल्टा x। समझ गए ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह x प्लस डेल्टा x कर रहे हैं, तो y के मान में परिवर्तन जो डेल्टा y हो रहा है वो उसमें जुड़ जा रहा है, यानी y प्लस डेल्टा y हो रहा है। समझ रहे ना बात को। चलिए अब देखो, चूंकि आपके पास वहां दिया है y बराबर fx है। अच्छा, इसमें से इसको घटा लिया जाए तो देखो क्या होगा, y से y यहाँ कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा डेल्टा y बराबर में क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स, ये ना हो जाएगा। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग कर दें तो यह हो जाएगा डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स बाई में डेल्टा एक्स और दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स बाई में डेल्टा एक्स। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ हो रहा है कि y में परिवर्तन x के सापेक्ष है ना। यहाँ इसका मतलब क्या है कि y के मान में जो चेंज हो रहा है वह किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है। तो यह जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, यहाँ क्या है के मान को क्या कहते हैं, x के सापेक्ष y में परिवर्तन और इसे ही हम लोग फंक्शन f(x) का क्या कहेंगे, अवकल गुणांक कहेंगे, अवकल गुणांक या अवकलज कहेंगे। ठीक है, इसी को लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स को एफ एक्स का अवकल गुणांक या अवकलज कहेंगे, अवकलज कहते हैं, जिसे dy बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स या वाई डैश या
y1 से सूचित किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे संकेत हैं, से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए, यानी कि हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं f डैश x बराबर में, यही लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको f डैश x से इन सब सिंबल से स्विच कर सकते हैं, तो हमको f डैश x कंफर्टेबल लगता है, इसलिए इसी को लिख देते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स की जगह h रख देते हैं, है ना। डेल्टा एक्स के जगह h लेने पर कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस में एफ एक्स और बाई में h, समझ गए। तो यह आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया, यह जो हुआ यह आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया अवकल गुणांक निकालने का, यानी अवकलज निकालने का। फंक्शन एफ एक्स का अवकलज निकालने के लिए यह आपको फॉर्मूला प्राप्त हो गया, समझ गए। जैसे कहने का मतलब, मान लो आपके पास एक फंक्शन दे दे एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, कह कि इसका अवकलज याद करें, तो देखो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू चाहिए ना, तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो, क्या दिक्कत है। चलिए, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस में 2h प्लस 3, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू आ गया। अब हमें एफ डैश एक्स निकालना है ना। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बाई एच, ये ना फॉर्मूला है। एक्चुअल में इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है, इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस 2h प्लस 3, चलिए, माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 और बटा में आपका h। आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ आएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस का 2x माइनस का 3 और बाई में h, 2x और 3 कट जाएगा। आगे आपका लिमिट h टेंस टू 0 2h बटा h, h से h का और कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 2 आ गया, यानी हमने f डैश x को क्या निकाल दिया, 2 आ गया, f डैश x क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट करना सबसे जरूरी होता है, तभी उसका वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में लिमिट को एग्जिस्ट करना सीखा था ना, कि कब वह एग्जिस्ट करेगा, जब एलएच लिमिट आरएच लिमिट के बराबर था तब वो एग्जिस्ट करा था। तो वही डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने यार डिफरेंशिएशन निकालना तो सीख लिया, कैसे डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालेंगे वो फॉर्मूला भी मैंने बता दिया और सीख भी लिया आपने, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है कि किसी फलन का उसके डोमेन के किसी बिंदु ए पर अवकल गुणांक या अवकलज होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई f एक वास्तविक मान फलन है और जहां a जो है उसके प्रांत का एक बिंदु है, ठीक है। अब इस a पर यह अवकलनीय कब होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, या f डैश a का पावर माइनस, ठीक है। और यह परिभाषित कैसे होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस क्या हो जाएगा f a माइनस h माइनस का f a और बाई में माइनस का h, ठीक है। इसका वैल्यू है ना, इसका अस्तित्व हो, ये एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो यानी कि यह एग्जिस्ट करे, इसका लिमिट एग्जिस्ट करे, और उसी तरह से आर एच डी भी एग्जिस्ट करे। वो कैसे डिनोट करेंगे, तो एफ डैश ए प्लस 0 या एफ डैश ए का पावर प्लस, इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये डिफाइन कैसे होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, ये प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस नहीं भी देंगे तो चलेगा,
हमें लेफ्ट में दिखाना होगा लेकिन, ठीक है, यहाँ राइट से कोई मतलब नहीं है, जीरो के ऊपर माइनस प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा। एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए बाई में एच, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो किसी फंक्शन f का x टेंस टू a के x बराबर a पर अवकलनीय होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसे इस तरह से डिनोट करेंगे और ये फॉर्मूला हो जाएगा उसको डिफाइन करने के लिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। उसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर भी होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल भी होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश ए का पावर माइनस और यहाँ पे एफ डैश ए का पावर प्लस, इस तरह से। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो अवकलनीय होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, जिसको निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बता दिया। और दोनों का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब है इसका कोई वास्तविक मान निकलना चाहिए और वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ फंक्शन जो होगा एफ एक्स वाई एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। लेकिन क्लास 11th में आपको यह नहीं कहेगा कि आपको चेक करना है कि यह अवकलनीय है कि नहीं, सीधे आपको अवकलज निकालने के लिए कहेगा। तो अवकलज निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि एफ डैश एक्स बराबर ले लेना है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स और बाई में एच, यह फॉर्मूला लगाना है और हमें अवकलज निकालना है। तो क्लास 11th के लिए नहीं है ये टॉपिक, अवकलनीय है कि नहीं साबित करने के लिए, ये क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन ये समझना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ हमें बस निकालने के लिए देगा तो सीधे ये फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे, ठीक है।